नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं, विषय शिक्षक अनिल घरटे। आज हम पाठ क्रमांक 16 आनुवंशिकता और परिवर्तन ये पढ़ने वाले हैं। इसमें पिछले पीरियड में हमने वंशगति किसको कहते हैं, यानी कि सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस तरह से संक्रमित होते हैं, इसका हमने पिछले पीरियड में अध्ययन किया था। आनुवंशिकता माता पिता और के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की जो प्रक्रिया है उसको आनुवंशिकता कहते हैं। इसमें गुणसूत्र के प्रकार, डीएनए, जनुक, आरएनए और मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत, इस पर हमने विचार किया था। आज हम मेंडल की द्विसंकर संतति के बारे में जानकारी लेंगे। द्विसंकर पद्धति में विरोधी लक्षणों की दो जोड़ियों का समावेश उसमें होता है। मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की जोड़ियों पर एक ही समय पर ध्यान केंद्रित कर संकर के कुछ और प्रयोग किए। इनमें गोल पीले बीज वाले पौधे यानी कि कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई का जुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधे यानी कि स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई से उनका संकर किया। इसमें बीजों का रंग और प्रकार ऐसे दो लक्षण समाविष्ट है, इसलिए इसे द्विसंकर पद्धति कहा गया था। जनक पीढ़ी P1 मेंडल ने गोल पीले बीजों वाले तथा झुर्रीदार हरे बीजों वाले मटर के पौधों का चयन किया जो निम्न प्रकार के हैं। मेंडल का द्विसंकर संतति का प्रयोग, इसमें जनक पीढ़ी P1 स्वरूप विधा यानी कि उसने गोल और पीले मटर और झुर्रीदार हरे मटर इनमें संकर किया था। उनकी जनुक विधा थी कैपिटल आर कैपिटल वाई और झुर्रीदार हरे मटर की जनुक विधा थी स्मॉल आर स्मॉल वाई। उनसे जो युग्मक बनते हैं, एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दूसरा जो है वो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इनसे तैयार होने वाली जो पहली पीढ़ी F1 थी उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस तरह की पहली संतानीय पीढ़ी हमें मिली। स्वरूप विधा और उसकी जो स्वरूप विधा थी वो गोल पीले मटर उसमें से हमें मिले मेंडल को मिले। जनक पीढ़ी P2 इसमें P1 का स्वयं के परागण यानी कि उसकी जो स्वरूप विधा थी गोल पीले मटर और उसमें दोनों पौधे गोल पीले मटर वाले ही लिए गए। उसमें जनुक विधा थी एक कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। दूसरा जो पौधा था उसमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इस तरह के उसकी जनुक विधा थी। और उनके जो युग्मक बने उससे वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह का एक और ये चार। और दूसरे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरह के युग्मक का उसमें निर्माण हुआ था। इससे बाजू वाला जो चार्ट है उसमें पु युग्मक और श्री युग्मक ऐसे दो युग्मकों का संकर करके जो हमें कोष्टक में दिए गए जनुक विधा के समान हमें उनकी जनुक विधा मिलती है। P1 पीढ़ी के युग्मक बनते समय जनुकों की जोड़ियाँ स्वतंत्र रूप से अलग होती है, अर्थात कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई पौधे से कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई ऐसे युग्मक नहीं बनते, तो केवल आर वाई प्रकार के युग्मक ही बनते हैं। उसी प्रकार स्मॉल आर स्मॉल वाई पौधे से स्मॉल आर और स्मॉल वाई युग्मक बनते हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि युग्मकों के जनुकों की हर जोड़ी का प्रतिनिधित्व उसके एक घटक द्वारा किया जाता है। एक संकर प्रयोग के निष्कर्ष के अनुसार द्विसंकर प्रयोग में
F1 पीढ़ी के पौधों में पीले गोल मटर उगेंगे, ऐसी मेंडल की अपेक्षा थी। उसका अनुमान सही था। इन मटर के पौधों की जनुक विधा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होते हुए भी स्वरूप विधा जो है वो पीले गोल मटर उगाने वाले पौधों की तरह ही थी, क्योंकि पीले रंग का घटक रंग हरे रंग के जनुकों से प्रभावित तथा गोल आकार नियंत्रित करने वाला जनुक झुर्रीदार बीजों से प्रभावित था। द्विसंकर प्रयोग के पीढ़ी के पौधे को दो लक्षणों के समावेश के कारण द्विसंकर कहा जाता है। F1 पीढ़ी के पौधे 4 प्रकार के युग्मक बनाते हैं। इनमें से यह युग्मक कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार के कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर वाई ये युग्म के P1 युग्मक जैसे ही है। जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वफलन होता है तब दूसरी संतनीय पीढ़ी का निर्माण उसमें से होता है। इस पीढ़ी की संतति के लक्षणों का संक्रमण कैसे होता है वह पृष्ठ क्रमांक 187 पर दी गई सारणी में संक्षिप्त रूप से दर्शाया गया है। वह सूत्र रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका विवरण तालिका के बगल में दी गई चौखट में दिया गया है। 4 प्रकार के पुयुग्मक और 4 प्रकार के स्त्री युग्मकों के संकर से जो 16 अलग अलग मेल बनते हैं वे शतरंज के जैसे चौखटों वाले फलक में दर्शाए हैं। इस फलक के शीर्ष स्थान में पुयुग्मक है और बगल में स्त्री युग्मक है। दूसरी संतनी पीढ़ी के अध्ययन पर आधारित प्रेक्षण पृष्ठ क्रमांक 186 पर दी गई सारणी के अनुसार होंगे। उसके बाद में जो है वो है अनुवांशिक विकृति। गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण जनुकों के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले जो रोग है उनको अनुवांशिक विकृति कहती है। इस विकृति में गुणसूत्रों का अधिक संख्या में होना या कम होना, गुणसूत्रों के किसी भाग का लोप अथवा स्थानांतरण जैसी स्थिति का उसमें समावेश होता है। उदाहरण फाक, होठ, रंजकहीनता जैसे शारीरिक व्यंग तथा सिकल सेल रक्ताल्पता, हीमोफीलिया जैसे शरीर क्रिया के दोष अनुवांशिक विकृति के कुछ उदाहरण हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्रों की 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। गुणसूत्रों की जोड़ियों का आकार और आयतन में भिन्नता होती है। इन जोड़ियों को अनुक्रमांक दिए गए। गुणसूत्रों की 23 जोड़ियों में से 22 जोड़ियाँ ये अलिंगी गुणसूत्र की होती है, तो एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों की होती है। स्त्रियों में ये गुणसूत्र 44 प्लस XX होती है, तो पुरुषों में 44 प्लस XY ऐसे दर्शाए जाते हैं। योहान मेंडल ने अपने प्रयोग में कारकों के अर्थात जनुकों के 2 प्रकार उसने बताए थे। उसके लिए उन्होंने प्रभावी तथा अप्रभावी ऐसे शब्दों की रचना की थी। मानवीय कोशिका के गुणधर्मों की संख्या, उनके लिंग सापेक्ष प्रकार, उन पर स्थित जनुकों के प्रकार, इन मुद्दों को दृष्टिपात करने पर अनुवांशिक विकृतियाँ कैसे होती है तथा उनका संक्रमण कैसे होता है यह समझ में आता है। यहाँ पर आपको अलिंगी गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र मानवों के सामान्य गुणसूत्र की सारणी में दिखाए गए हैं। अगला जो भाग है वो है गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियाँ। अभी गुणसूत्रों की कुल संख्या में बदलाव आने पर नीचे दिए गए कुछ 2 समस्याएं उसमें हो सकती है। अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आने पर जन्म लेने वाली संतान की प्रजनन क्षमता बाधित नहीं होती। इसके विपरीत अर्भक के कुल गुणसूत्रों की संख्या में किसी अलिंगी गुणसूत्र की जोड़ी अधिक हो जाने पर बालकों के शारीरिक अथवा मानसिक दोष उसमें हो जाते हैं तथा उनकी आयु मर्यादा जो रहती है वो भी कम हो जाती है। इनमें से कुछ विकृतियाँ नीचे दी गई है। उसमें पहली जो विकृति है वो है डाउन सिंड्रोम अथवा मंगोलिकता। इसमें डाउन संलक्षण भी उसे कहा जाता है। 46+1 यानी कि 21 के गुणसूत्रों की त्रिसमसूत्री अवस्था उसको कहा जाता है। गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण होने वाला डाउन सिंड्रोम
या मंगोलिकता, यह एक गुणसूत्र के से होने वाली विकृति ही है। यह मानव के संदर्भ में खोजी गई तथा वर्णन की गई पहली गुणसूत्रीय विकृति है। इसमें गुणसूत्र प्रारूप में कुल 47 गुणसूत्र यानी कि 47 गुणसूत्र दिखते हैं। इस विकृति को ट्राइसोमी ऑफ 21, ट्राइसोमी ऑफ 21 यानी कि एकाधिक द्विगुणिता 21 ऐसा भी उसको कहा जाता है, क्योंकि इस विकृति में अर्भक के शरीर की सभी कोशिकाओं में 21वें गुणसूत्र की जोड़ी के साथ एक अधिक ज़्यादा 21वां गुणसूत्र उसमें होता है। इसी कारण ऐसे अर्भक की कोशिकाओं में 46 की जगह 47 गुणसूत्र हमें दिखाई देते हैं। ऐसे बालकों को गतिमंद और दुर्लभतम मामले में अल्पायु होने की आशंका उसकी होती है, यानी कि उसकी जो आयु रहती है वो बहुत कम रहती है। मानसिक वृद्धि में बाधा ये सबसे प्रमुख लक्षण है। कुछ मामलों में फैली हुई गर्दन, चपटी नाक, छोटी उंगलियां, एक ही आड़ी हस्तरेखा, सिर पर विरल बाल जैसे लक्षण भी इस बीमारी में हमें नज़र आते। दूसरा जो विकार है वो है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर संलक्षण ऐसा भी उसको कहा जाता है। अलिंगी गुणसूत्रों की तरह लिंग गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण कुछ विकार होते हैं। टर्नर सिंड्रोम या 44+X, इस विकार में X गुणसूत्र का लैंगिकता से संबंधित भाग निरुपयोगी हो जाने के कारण एक ही गुणसूत्र X कार्यरत होता है, अथवा जनकों से एक ही X गुणसूत्र संक्रमित होता है। ऐसी स्त्रियों में 44+XX के बजाय 44+X यानी कि एक ही X वहाँ पे होता है, ऐसी स्थिति होती है। ऐसे में प्रजननेंद्रियों की वृद्धि पूर्ण न होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव उसका होता है। उसके बाद तीसरा जो विकार है वो क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम उसको कहा जाता है, यानी कि क्लाइनफेल्टर्स संलक्षण 44+XXY। अभी ये जो विकार है ये पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण यह विकार उन्हें होता है। इनमें पुरुषों में 44+XY के साथ ही X गुणसूत्र अधिक होने के कारण गुणसूत्रों की कुल संख्या 44+XXY यानी कि इसमें एक X ज़्यादा होता है। जिन पुरुषों में गुणसूत्र का यह स्वरूप पाया जाता है, लैंगिक अल्प विकास के कारण उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसे क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम कहा जाता है। एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोग यानी कि एक जनुकीय विकार, इसमें किसी भी एक सामान्य जनुक में उत्परिवर्तन होने के कारण जो रोग होते हैं उन्हें एक जनुकीय विकार कहते हैं। इस प्रकार के लगभग 4000 से भी अधिक मानवीय विकारों की जानकारी हमें हो चुकी है। सदोष जनुकों के कारण शरीर में उन जनुकों द्वारा बनने वाले उत्पादित नहीं बनते अथवा अल्प मात्रा में वो बनते हैं। उपपचय के इस प्रकार के जन्मजात विकार कम उम्र में जानलेवा वो साबित हो सकते हैं। इस प्रकार के रोगों के उदाहरण यानी कि टचिनसंस रोग, हेसेक्स रोग और गैलेक्टोसेमिया, फिनिलकीटोनेट और दात्र कोशिका रक्ताल्पता यानी कि उसको ही सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि पुटी तंतुमयता और रंजकहीनता, हीमोफीलिया और रतौंधी इत्यादि रोग, ये जो रोग है ये सब एक जनुकीय विकारों में ये रोग आते हैं। इसमें पहला जो है वो है रंजकहीनता। अभी रंजकहीनता
यह एक जनुकीय विकार है। इस विकार में शरीर मेलेनिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं करता। हमें जो कलर या रंग प्राप्त होता है तो मेलेनिन नाम के द्रव्य से ही वो प्राप्त होता है। लेकिन इस बीमारी में ये जनुकीय विकार है और इस विकार में शरीर में मेलेनिन नाम का रंजक द्रव्य तैयार नहीं कर पाता। आँख, त्वचा और बालों में मेलेनिन नामक भूरे रंग के रंजक के कारण रंग प्राप्त होता है। रंजकहीन व्यक्ति की त्वचा निस्तेज होती है और बाल उसके सफ़ेद होते हैं। आँखें सामान्य तौर पर गुलाबी होती है क्योंकि आँखों की पुतली और दृष्टिपटल में रंजक द्रव्य उसका नहीं होता। बाजू में उसके चित्र हमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो है वो दात्र कोशिका रक्ताल्पता यानी कि सिकल सेल एनीमिया। प्रथिन, डीएनए आदि अणुओं की रचना के किसी भी एकदम छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप रोग या विकार होता है। हीमोग्लोबिन अणु की रचना का छठा अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल होता है। इसकी जगह वैलिन अम्ल ले तो हीमोग्लोबिन के अणु की रचना में परिवर्तन आ जाता है। इसी कारण लाल रक्त कणिकाओं का उभयोत्तल सामान्य आकार बदलकर वे हैसिए के आकार की हो जाती है। इस स्थिति को दात्र कोशिका रक्ताल्पता कहते हैं। इस रोग से बाधित व्यक्तियों में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन का वहन करने की क्षमता उसमें कम हो जाती है। इस स्थिति में कई बार लाल रक्त कणिकाओं की गुठली भी बन जाती है और वे नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप रक्तवाहिनियों में रुकावट पैदा हो जाती है और परिसंचारण संस्थान मस्तिष्क, फेफड़े, वृक्क आदि को क्षति पहुंचती है। यह रोग आनुवंशिक है। निषेचन के समय जनुकीय बदलाव के कारण यह रोग हमें होता है। माता या पिता दोनों सिकल सेल पीड़ित अथवा वाहक हो तो उनके बच्चों को भी यह रोग हो सकता है। इस कारण समाज के सिकल सेल पीड़ित या सिकल सेल वाहक व्यक्तियों का आपस में विवाह टालना यह बात बेहतर होता है। सिकल सेल बीमारी के दो प्रकार इसमें होते हैं। पहला जो है वो सिकल सेल वाहक व्यक्ति एएस, उसको कैरियर कहा जाता है, और सिकल सेल ग्रस्त पीड़ित व्यक्ति एसएस यानी सफरर उसको कहते हैं। सिकल सेल रोगी की पहचान और लक्षण: हाथ पैर में सूजन आना, जोड़ों में दर्द, असहनीय वेदना, सर्दी या खांसी बार बार होना, शरीर में थोड़े ज्वर का होना, जल्दी थकान होना, चेहरा निस्तेज देखना, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, ये सब लक्षण सिकल सेल रोगी के ही हमें नज़र आते हैं।